दृष्टि, भारतीय आलोचकों की दृष्टि है, विचारधारा है, या पाश्चात्य, इन सब संवादों पे, विवादों पे हम लोग बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चूंकि हम लोग को एक ही हफ्ते में एक ही पीरियड मिलता है, तो अपने समय को एकदम बर्बाद न करते हुए सीधे अपने विषय से जुड़ते हैं कि शैली वैज्ञानिक। सबसे पहले इस पर, क्योंकि कोर्स में इन दिनों नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, पीएचडी करते हैं, क्योंकि कुछ क्लिष्ट होने के कारण कम बच्चे इन विषयों को लेते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या किसी का शैली वैज्ञानिक आलोचना से जुड़ा हुआ टॉपिक है आप में से? लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगी कि हमारे यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में उससे जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आलोचना की यह जो प्रणाली है वो प्रचलित आलोचना पद्धति से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसमें कृति को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये आपको बताया था, जब आप समाजशास्त्री आलोचना करती हैं और साहित्य के समाजशास्त्र की जहाँ बात आती है, वहाँ पाठक केंद्र में आ जाता है, पाठक को सबसे ज्यादा स्थान दिया जाता है। लेकिन शैली वैज्ञानिक आलोचना अन्य आलोचना पद्धतियों से इसलिए थोड़ी सी पृथक है। इसलिए बेटा आवाज आ रही है रेखा? जी मैम आ रही है। साफ है ना? आवाज आ रही है। जी मैम आ रही है आवाज। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अन्य आलोचना पद्धतियों से इस अर्थ में यह भिन्न है क्योंकि इसमें कृति को सबसे ज्यादा स्थान दिया जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। शैली वैज्ञानिक आलोचना सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कृति के विश्लेषण का जो विधान है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो आपके सामने उपस्थित करती है। और किसी भी कृति का जो माध्यम होता है वो सबसे पहले क्या होता है? भाषा। जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप भाषा के द्वारा ही पढ़ते हैं और समझते हैं। जब आपको समझ में आती है तो आप उस कृति को पूरी तरह से खत्म कर डालते, नहीं समझ में आती है तो आप उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कृति का जो सबसे पहला माध्यम होता है वह है भाषा। अतः शैली वैज्ञानिक जो आलोचना का प्रारंभिक जो बिंदु है वह कृति की भाषा पर केंद्रित हो जाता है। सबसे पहले आप देखते हैं भाषा क्या है, फिर आलोचक का आत्म तत्व कि आलोचक किस रूप में उस कृति को ले रहा है, उसका आत्म तत्व कहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी विश्लेषण, बौद्धिक क्षमता और उसका सहृदय तत्व जो कृति की भाषा से जुड़ता है, उससे सभी जो विवेचन के पक्ष हैं वे उद्घाटित होते हैं, तो वह एक सार्थक आलोचना पद्धति बनती है। मैं फिर से बता रही हूँ, इस कृति के अंतर्गत सबसे पहले इस शैली वैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत सबसे पहले महत्व दिया जाता है कृति को, फिर कृति की भाषा को, और फिर आलोचक का आत्म तत्व, उसकी विश्लेषण बुद्धि और उसका सहृदय जो कृति की भाषा को प्रभावक बनाता है, और उसके सभी जो विवेचक तत्व होते हैं उनका उद्घाटन किया जाता है। कृति के भाषिक जो पट हैं, आप कहें दरवाजे हैं, कृति के जो भाषिक बिंदु हैं उनको वो एक एक रेशे को अलग करता है और खोलकर उसके सौंदर्य को आपके सामने व्यक्त करता है। मैं अभी थोड़ी देर में उदाहरण से भी बताऊंगी कि किस तरह से एक एक कृति के भाषिक तत्व को शैली वैज्ञानिक आलोचना में खोलकर प्रस्तुत किया जाता है और व्यक्त किया जाता है। वो भाषा का अपना एक सौंदर्य व्यक्त करता है, उद्घाटित करता है।
शैली वैज्ञानिक आलोचना की जो मूल प्रेरणा है, वो आलोचना प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाने की आकांक्षा में है। वो आलोचना प्रणाली को बहुत अधिक वैज्ञानिक बनाने की आकांक्षा में हमें दिखाई देता है। शैली शब्द से हम बहुत परिचित हैं। आप जानते हैं शैली, बाद जब रीतिकाल भी अब पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है इसका तात्पर्य है शैली, स्टाइल, लेकिन उसे वैज्ञानिक बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। हमारे देश में भी नहीं, बाहर भी यह अनुभव आलोचना में किया गया कि उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त करने पर वो शायद ज्यादा प्रामाणिक रूप में हमारे और आपके सामने आता है। क्योंकि आलोचना जो है अपने आप में एक ऐसा अनुशासन है जहां उसकी कार्यप्रणाली स्वतः सिद्ध होती है। एक रचनाकार केवल रचना करता है, लेकिन एक आलोचक दोहरा कार्य करता है। उस रचना को पढ़कर उसकी आलोचना करता है, तो आलोचना एक अलग सृजन के रूप में आपके सामने आती है, एक अलग तरह से आपके सामने आती है। इसलिए ये जो आलोचना की जो कार्यप्रणाली है, जितनी वैज्ञानिक होगी, आलोचना भी उतनी ही तटस्थ और वैज्ञानिक होगी। कभी भी किसी पूर्वाग्रह से, किसी विवाद से वो प्रभावित नहीं होगी। डॉक्टर नगेंद्र, चूंकि हम नगेंद्र से शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने शैली वैज्ञानिक आलोचना को संस्कृत ग्रंथों की टीका टिप्पणी जैसा मानने का संकेत दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने शैली वैज्ञानिक आलोचना को संस्कृत ग्रंथों की जो टीका पद्धति होती थी उसको मानने का संकेत दिया था। यह ठीक भी है कि संस्कृत की जो टीका प्रणाली है वो वस्तुनिष्ठ थी, किंतु उसमें विवेचन और विश्लेषण हमको व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता। पाठ में जो भी प्रयुक्त शब्द का दूसरा पर्याय होता है या अर्थ विशेष में जो अलग से जो प्रत्यय हमको दिखाई देने चाहिए, वो हमको कम दिखाई देता है। इसीलिए शैली विज्ञान जो है वो संपूर्ण संरचना के अंदर, संरचना जो स्ट्रक्चर होता है रचना का, उसके अंदर प्रविष्ट करता है, फिर उसके कथ्य सौंदर्य का उद्घाटन भी करता है और उसको संश्लिष्ट रूप में आपके सामने उपस्थित करता है। हम ये भी कहते हैं कि सिद्धांत के रूप में एक आप सबसे गुजारिश है बच्चों कि ये विषय जो है थोड़े से गहन हैं, गूढ़ हैं और निरस हैं। तो इसलिए जहां आपको कोई परेशानी हो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं इन विषयों पे। आपको भी ये लग रहा होगा कि ये विषय बड़े गूढ़ हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मैं आपको बहुत सहज ढंग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैम इस विषय के लिए कोई पुस्तक भी उपलब्ध हो सकती है क्या, मैं जिससे बता हम खुद दूंगी, पढ़ सकते मैं बता दूंगी आपको कुछ किताबें मैं बता दूंगी। एक किताब में सारा टॉपिक नहीं है बेटा, तो मैं आपको कुछ किताबें, थोड़ा सा कोर्स हो जाए तो मैं आपको कुछ किताबें बता दूंगी, तो आपको उनसे हेल्प लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको कुछ हैं? किताबें बता दूंगी, है ना? तो आप उससे पढ़ लीजिएगा और आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत फोटो खींच के भी दे दूंगी, तो आप पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि एक जगह की सारी चीजें नहीं। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना एक एक चीज। जी मैम। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते समझ थे, गए। जो हम लोग मतलब छोटे थे, जब पढ़ाया जाता था हम लोग के समय, तो हम लोग को एक बार में नहीं समझ में आता था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तत्काल नहीं समझ में आती, लेकिन धीरे धीरे वो टॉपिक या वो चीजें समझ में आने लगती हैं। तो आप इसको समझ के और उसको थोड़ा लिखते भी चलेंगे ना, तो आपके पास एक नोट जैसा रहेगा। मैं किताबें बता दूंगी, नहीं होगा मैं फोटो खींच के आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। जी अब मैं फिर इस पर आ रही हूँ कि सिद्धांत के रूप में जो शैली वैज्ञानिक आलोचना है वो पूर्ण रूप से भाषावादी है।
इस दृष्टि से के अनुसार शब्द और अर्थ की जो सह स्थिति है, दोनों के समायोजन की, क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों की सह स्थिति के बिना आप कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकते। और उसके द्वारा मेरी आवाज आप नहीं आ रही ठीक से। आवाज नहीं आ रही है? आ रही हेलो, है मैम, हमें तो आ रही है मैम। अच्छा बेटा, हो सकता है रुक कहीं रुक के आ प्रॉब्लम हो। रही आ है। रही है। हाँ, धीरे उनके धीरे आ जाएगी, हो सकता है आपके नेटवर्क में थोड़ी कहीं प्रॉब्लम हो, है ना? नहीं तो आप हमसे पुनः पूछ लीजिएगा। मैं ये बता रही थी कि सिद्धांत के रूप में ये भाषा पर केंद्रित है। कृति, चूंकि मैंने बताया था कि कृति को सबसे पहले हमने बताया कि कृति को महत्व दिया गया, और कृति में क्या होता है? भाषा होता है, शब्द होता है, अर्थ होता है। तो इन सबको यहाँ पे प्रमुखता दी गई है। कृति एक स्वनिष्ठ, मैम हाँ जी, बोलो। इसको क्या संरचनावाद से जोड़कर देख सकते हैं? हाँ, वो इसमें संरचनावाद भी आएगा, इसमें काव्य भाषा भी आएगा, वही तो मैं बता रही हूँ। ठीक, इसीलिए तो ये पाश्चात्य आलोचना के अंतर्गत है। पाश्चात्य विलास सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब भाषा की बात आएगी तो आप सस्यूर की बात करेंगे, है ना? और फिर संरचनावाद की बात आएगी, संरचनावाद अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम भाषा की बात करेंगे, काव्य भाषा, ये उससे आएगा, शब्द आएंगे, लेकिन शैली वैज्ञानिक आलोचना एक स्वतंत्र रूप में भी बताई और पढ़ाई जाती है ना बेटा? दोनों को हम मिला नहीं सकते। हाँ, जी। दोनों के एक दूसरे के माध्यम से हम समझ सकते हैं, है ना? तो आएगी, वो बात भी मैम, आएगी। जैसे कि भाषा, ये संरचनावाद भी भाषा पर ही जोर देता है, टेक्स्ट पर ही जोर देता है, और इसमें बिल्कुल शैली विज्ञान पर भी बिल्कुल भाषावादी आलोचना है। बिल्कुल उनमें मूल बिल्कुल रूप से अंतर क्या है? क्या बिल्कुल। मैं आवश्यकता रही कि शैली विज्ञान आया? सुनो, मैंने अभी अभी तो आपको बताया ना कि शैली विज्ञान जो है वो कृति के स्टाइल पे ध्यान देता है, शैली पे, और नाम पे तुम ध्यान दो। अभी मैंने कहा कि आलोचना को वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया गया इसमें, और शैली इसमें कृति प्रमुख रही। फिर मैंने जब कृति आप पढ़ेंगे तो कृति तो कोई ऐसा वो नहीं है ना कि पिक्चराइजेशन आप देख रहे हैं, कोई दृश्य दृष्टा के रूप में तो आप देख नहीं रहे, आप उसको पढ़ भी रहे हैं पाठक के रूप में। तो आप पढ़ेंगे कैसे? उसका माध्यम क्या होगी? भाषा। ठीक है, शैली भाषा के माध्यम से। अब भाषा जब आप पढ़ रहे हैं, आपको हम लोग पहले पढ़ाते हैं, जब छायावाद या प्रगतिवाद या प्रयोगवाद, तो बताते हैं ना कि एक अभिव्यक्ति पक्ष होता है अलग से, यानी कला पक्ष, भाषा बताते हैं ना, दोनों अलग अलग, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो जी बताते मैम। हैं भाषा कला पक्ष में जी क्या मैम। होता है और भाव पक्ष में क्या होता है। तो अब जब इसमें कला पक्ष भी आ जाएगा, तो जब भाषा आएगी तो इसके साथ स्टाइल आएगी। जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है, उसकी अपनी एक भाषा होती है, उसकी अपनी एक स्टाइल होती है बताने की, समझाने की, तो वो उसका स्टाइल होता है, शैली। लेकिन जब आप संरचनावाद की बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहले वॉक और लॉक की बात आ जाती है। तो वहाँ भाषा का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। अब ध्यान देना, यहाँ आप कृति में प्रवेश कर गए हैं, केवल भाषा में नहीं अटके, वहां पहले आप भाषा वो करेंगे कि कैसे शब्दों से भाषा निर्मित होती है। उसका भी, जैसे कोई मकान बनाते हैं आप, इस एक स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही शब्द, जो ध्वनि है और अर्थ है, भाव है, इन सबको लेकर जब आप वो चलते हैं तब आपकी भाषा निर्मित होती है। तो वहां निर्मित और यहाँ भाषा बन गई है, आप कृति में आ गए हैं। दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? जी वो मैम। प्रारंभिक स्टेज है, यहाँ आप कृति में सीधे प्रवेश कर गए हैं। ये दोनों है, ये कृति को प्रमुखता दे रहा है, वहां पहली प्रमुखता भाषा को दी जाएगी, हाँ, ध्वनि को, ठीक है। शब्द को, अर्थ को, ये दोनों की प्रारंभिक अंतर है। फिर आगे और डिटेल में आपको बताया ही जाएगा। शैली वैज्ञानिक तो आलोचना के अंतर्गत हम शैली की परिभाषा में चयन, उसके वैयक्तिक रुचि, व्याकरणिक संभावनाओं, इन सब का समाहार करने की कोशिश करते हैं। जो चयन का संबंध होता है वो मुख्य रूप से सृजन प्रक्रिया से होता है। अब यहाँ अधिकांश जो विद्वान हैं बेटा, किसी का खुला हुआ है, एस यादव नाम से आ रहा है, वो देख लो, म्यूट कर दो, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी आप सबको। किसी का अगर मोबाइल ऑन रहेगा तो स्पीकर। शैली वैज्ञानिक अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि शैली विज्ञान एक ऐसा अनुशासन है जो केवल साहित्य की
अब मैं सब विद्वानों का अलग अलग मत भी बता दूंगी। साहित्य की भाषा का अध्ययन करता है। शैली विज्ञान को नॉम चाम्स्की न पर ओ की मात्रा म, क्योंकि ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। नोम चाम्स्की न पर ओ की मात्रा, म चपरा की मात्रा, आधा म आधा स दंतस्स, क बड़ी की मात्रा, नोम चाम्स्की लिख लिया के ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव से अधिक प्रेरणा मिली है। शैली विज्ञान को नॉम चिम्स्की के ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव से अधिक प्रेरणा मिली है। इसके आधार पर कई विद्वानों ने काव्य भाषा का अध्ययन भी प्रस्तुत किया है, किंतु उनका लक्ष्य स्वयं काव्य भाषा न होकर जो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव की प्रामाणिकता को सिद्ध करना था। इसी नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों की मौलिकता का भाषा में या भाषिकी में बहुत अधिक महत्व है। हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि शैली विज्ञान का संबंध केवल साहित्य की विवेचना करना है। केवल, ये मनोज पांडे की किताब में है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको किताब का नाम भी, आलोचना की किताब है मनोज पांडे की, पूरी किताब का नाम इस समय मुझे याद नहीं, मैं वो भी आपको बता दूंगी अगली क्लास में। हमें हमेशा ये स्मरण रखना चाहिए कि शैली विज्ञान का संबंध केवल साहित्य की विवेचना करना है, वह भी केवल साहित्य के भाषिक तत्वों का, यानी लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट्स का। साहित्य की भाषिक जो संरचना है वो साहित्य के इतर भाषिक संरचनाओं से विशिष्ट होती है। साहित्य के इतर का मतलब है चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, उनसे अलग होती है साहित्य की संरचना। उसकी भाषिक विशेषता बहुत अलग होती है। इसीलिए शैली विज्ञान मुख्यतः व्याकरणिक होता है। शैली विज्ञान मुख्यतः व्याकरणिक होता है। उसमें हम स्वर विज्ञान, उसमें हम वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान की भी हम सहायता लेते चलते हैं। यानी आप देखो ये भाषा विज्ञान से भी जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। जब भाषिक की बात आती है तो वो भाषा विज्ञान से भी जुड़ जाता है, थोड़ा सा अलग और उसका विषय व्यापक हो जाता है। भाषा विज्ञान की किताबों में पहले हम लोगों को बी ऑनर्स में पढ़ाया जाता था शैली विज्ञान, और भोलानाथ तिवारी, उदयनारायण तिवारी यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। उन किताबों में है शैली विज्ञान पर चर्चा, और बिना शैली विज्ञान को पढ़ाए आगे नहीं बढ़ा जाता था। तो ये चीजें उनसे जुड़ती हैं, क्योंकि शैली विज्ञान भाषिकी की अपेक्षा वो अन्य इकाइयों को भी अपने अंतर्गत समाहित किए रहती है और व्यापक रूप से दिखाती भी है। पाठक उसकी छानबीन करना चलता है कि इसकी क्या क्या उस भाषा की स्टाइल हो सकती है। अब हम बात करें तो हिंदी में शैली विज्ञान की 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उनका उल्लेख मैं करूंगी, आपको मिले तो आप पढ़िएगा। एक है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका। एक पुस्तक है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका, और दूसरी विद्यानिवास मिश्र की रीति विज्ञान सृजनात्मक समीक्षा का नया आयाम। रीति विज्ञान, ये विद्यानिवास मिश्र की। दोनों किताबों को मैं फिर बताना चाहूंगी कि हिंदी में शैली विज्ञान की 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। एक है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की शैली विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका, और दूसरी किताब है विद्यानिवास मिश्र की रीति विज्ञान सृजनात्मक समीक्षा का नया आयाम। ये दोनों किताबें आपको लाइब्रेरी वगैरह में मिलेंगी, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। ज्यादा अगर गहन विवेचन करना है या किसी के रिसर्च के टॉपिक से जुड़ा हो
तो जरूर पढ़िएगा। इन दोनों पुस्तकों के जो शीर्षकों से ही स्पष्ट हो जाता है कि शैली विज्ञान को नई आलोचना की भूमिका के रूप में ले लिया जाता है। शैली विज्ञान को नई आलोचना की एक भूमिका तैयार करने की दृष्टि से लिया जाता है। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव उसे आलोचना की नई भूमिका कहकर अपने को बहुत कुछ सीमित भी कर लेते हैं, पर विद्यानिवास मिश्र इसे सर्जनात्मक समीक्षा का नया आयाम कहकर शैली विज्ञान को ऐसा अर्थ दे देते हैं जो उसका वो अर्थ दिखाई नहीं देता। वो बहुत क्लियर कट उत्तर नहीं देते, तो इसलिए बड़ा वहां पे कंफ्यूजन तैयार हो जाता है। उस पुस्तक पे एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन शैली विज्ञान को अगर 2 लाइन में कहना हो कि क्या है, तो शैली विज्ञान वह है जहां भाषा की जिस शाखा में भाषा की संरचना का विशिष्ट शैली के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, वह शैली विज्ञान है। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, भाषा की जिस शाखा में भाषा की संरचना का विशिष्ट शैली के संदर्भ में अध्ययन, विश्लेषण या विवेचन किया जाता है, वह शैली विज्ञान है। साहित्यिक कृतियों के मुख्यतः 2 पक्ष हम लेते हैं जब भी हम विवेचन या विश्लेषण कर रहे होते हैं। अभी भी मैंने बताया भी था समझाते समय कि एक है भाव पक्ष, जिसमें अर्थ या कथ्य समाहित होता है, और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष, जिसमें भाषा शैली इत्यादि समाहित होते हैं। भाषा शैली रचना के अभिव्यक्ति पक्ष या बाह्य कलेवर से जुड़ी होती है। इसीलिए कुछ विद्वानों के मत में या विचार में शैली वैज्ञानिक समीक्षा कृति के केवल भाषिक विश्लेषण तक ही सीमित नहीं रहती, या आप कह सकते हैं वो ये कहते हैं कि भाषिक विश्लेषण तक सीमित हो जाती, और इसीलिए वहाँ अधूरापन दिखाई देता है, क्योंकि शैली को पूरी तरह से वहाँ विवेचित करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, उनका ये मानना है कि शैली विज्ञान, डॉक्टर नगेंद्र का ये मानना है कि शैली विज्ञान साहित्य के भाषिक विधान से आगे नहीं जाता। वह कृति के भाषिक रूप को ही कृति मानकर उसकी समीक्षा करके संतुष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं वो? फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि शैली विज्ञान साहित्य के भाषिक विधान से आगे नहीं जाता। यह कृति के भाषिक रूप को ही कृति मानकर उसकी समीक्षा करके संतुष्ट हो जाता है। अतः यह समीक्षा या यह साहित्य समीक्षा का एक अंग मात्र मैम हो सकता है। मैम हाँ बेटा, कृति के भाषिक रूप को ही कृति मानकर संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट हो जाता है। हाँ ओके कृति मैम। मानकर मैं दोबारा बोल रही हूँ, कभी कभी ना दोबारा बोलने में एक आध शब्द छूट सकते हैं, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि शैली विज्ञान साहित्य के भाषिक विधान से आगे नहीं जाता। यह कृति के भाषिक रूप को ही कृति मानकर उसकी समीक्षा करके संतुष्ट हो जाता है। ठीक है? अतः ma'am. यह साहित्य समीक्षा का एक अंग मात्र हो सकता है, संपूर्ण
साहित्य समीक्षा नहीं, एक अंग मात्र हो सकता है, संपूर्ण साहित्य समीक्षा नहीं। ओके मैम। साहित्य में जीवन तथा अनुभूतियों की भी अभिव्यक्ति होती है, भाव विधान होता है, मूल्यों की स्थापना भी होती है और इनकी समीक्षा। मंजू मैम? हाँ बोलो। मैम जो अभी डॉक्टर नागेंद्र की पंक्ति जो कथन बताई है वो अभिव्यक्ति पक्ष में आएगा मैम? हाँ वही तो मैं बता रही हूँ बेटा। वो वो ये मैम। कह रहे हैं कि वो सीमित अगर भाषिक तक रहेगा तो एक जगह बन जाएगा, वो उसके आगे की बात करते हैं, वो उसके भी आगे की बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, मैं उसी पर बता रही हूँ। मैंने कहा भी कि वो संपूर्ण साहित्य समीक्षा नहीं है। फिर मैं साहित्य के बारे में आपको बता रही थी कि साहित्य में जीवन तथा अनुभूतियों की भी अभिव्यक्ति होती है। इसके आगे की बात को मैं बढ़ा रही हूँ, जो वो कहे हैं उसके आगे शैली विज्ञान को किस रूप में लिया जा सकता है। वहाँ भाव विधान भी होता है, वहाँ मूल्यों की स्थापना भी होती है और इनकी आंतरिक इनकी समीक्षा की जो आंतरिक प्रतिमानों के आधार पर हम करते हैं, जो आंतरिक इसके प्रतिमान है उसके आधार पर हम इसकी समीक्षा या विश्लेषण करते हैं। केवल भाषा शैली जैसे प्रतिमानों के आधार पर ही नहीं करते। मान लो कि आपको किसी कृति का विश्लेषण करना है, मान लो कि प्रेमचंद की किसी कृति का विश्लेषण करना है या फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल का विश्लेषण करना है, तो क्या आप केवल भाषा और शैली जो बाह्य उसके अभिव्यक्ति पक्ष है उनके आधार पर ही विश्लेषण कर लेंगी? नहीं ना, आपको कहीं ना कहीं तो भाव पकड़ना ही पड़ेगा ना। बिना भाव के आप भाषा कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? मेरी बात आप समझ में आ रही ना बेटा? जी मैम। जी मैम। वही मैं उसी बात को व्याख्यायित कर रही थी कि साहित्य में जो जीवन होता है और उसकी जो अनुभूतियां होती हैं वो अभिव्यक्त होती है, अनुभूति होती है, इसलिए उसका एक भाव विधान भी होता है। वहाँ हम एक नए मूल्य भी आपके सामने स्थापित करते हैं और इनकी जो समीक्षा है वो आंतरिक प्रतिमानों के आधार पर हम जाते हैं, देखते हैं कि मैलांचल में क्या है, उसका परिवेश क्या है, किन भाव को पाया उन्होंने, किन स्थितियों को रेखांकित किया। फिर हम ये देखते हैं कि कैसे वो पूर्णिया के मेरीगंज की भाषा को भी लाते हैं, फिर उसको कलात्मक ढंग से गीतों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूल भाव भी हम पकड़ते हैं, बिना भाव को पकड़े हम भाषा को उस रूप में उपस्थित नहीं कर सकते जिस रूप में हमको उपस्थित करना है। इसलिए साहित्य का सौंदर्य केवल शैली पर ही नहीं मूल्यांकित हो सकता, उसमें निहित जो मूल्य होते हैं, चरित्र योजना जो होती है, जो उसके सामाजिक संदर्भ होते हैं, इन सब पर आधारित होता है। केवल शैली के आधार पर हम किसी कृति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो शैली विज्ञान क्या करता है? इन सब की उपेक्षा भी कर रहा है, वो भाव की उपेक्षा कर रहा है, वो केवल भाषिक तत्वों को विशेषता के रूप में मान रहा है। और ये भी सही है कि शैली विज्ञान मूलतः वस्तुवादी चिंतन परंपरा से उभरा है और भाषा का विश्लेषण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है, मुख्य औजार रहा है, क्योंकि साहित्य को यह एक शाब्दिक कला मानता है। शैली विज्ञान साहित्य को केवल एक शाब्दिक कला मानता है या कलात्मक स्वरूप मानता है। आधुनिक शैली विज्ञान को वस्तुनिष्ठ रूपवादी चिंतन से भी जोड़ा गया है, किंतु भारतीय काव्यशास्त्र में भी अत्यंत प्राचीन काल से भाषा तत्व पर बल दिया गया है। इसमें साहित्यिक रचना के कथ्य के साथ ही अभिव्यक्ति पक्ष को भी महत्व दिया गया और इसके सभी काव्य सिद्धांतों में
शैली का अध्ययन भी विशेष रूप से हुआ है। वामन ने विशिष्ट पद रचना या रीति को काव्य की आत्मा माना था, तो भामह ने असामान्य कथन या वक्रोक्ति को, और कुंतक ने अपने वक्रोक्ति जीवितम में वैदग्ध्य वंगी भणिति कहकर संस्कृत समीक्षा शास्त्र में भाषागत विवेचन का एक आधार प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान शैली विज्ञान के काफी नजदीक माना जा सकता है। अगर आप संस्कृत काव्य शास्त्र की जो परंपरा हम देखते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र की जो हम परंपरा देखते हैं, जहाँ भामा, वामन, कुंतक, दंडी को देखते हैं, तो सबने अपने अपने अनुसार काव्य की आत्मा पर बल दिया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र की जो भैया का फोन आ रहा, बात कर रहे, तो भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा थी उसमें कहीं ना कहीं वह शैली पर बल देती हुई दिखाई देती है, या उसके नजदीक हमको दिखाई देती है। जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं, उन्होंने रीति शब्द का व्यवहार किया है और रीति के साथ गुण को भी पर्याय के रूप में माना, और रीति को शैली के रूप में हम लोगों ने रखने की कोशिश भी की है। यहीं पे विद्यानिवास मिश्र का मत इसके नजदीक हमको दिखाई देता है। विद्यानिवास मिश्र का तर्क जो है, इस संबंध में हम उस पर विचार कर सकते हैं। जो हमने अभी इससे पहले कहा था, इतना ही नहीं, भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर जो अलग अलग चिंतन, मनन और विश्लेषण होता रहा है, बात कर लो बेटा, उसमें भी कला पक्ष के अंतर्गत भाषा शैली का अध्ययन प्रमुख रहा है। यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र की जो परंपरा है या कला पक्षीय चिंतन की जो परंपरा रही है, उसमें शैली विज्ञान हमें अपने भारतीय काव्य शास्त्र के नजदीक दिखाई देने लगता है। लेकिन शैली विज्ञान के वर्तमान रूप को देखते हुए या उसके स्वरूप को देखते हुए ये हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा, और इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि शैली विज्ञान के आधार पर साहित्य चिंतन का जो वर्तमान स्वरूप है वह पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारे भारतीय समीक्षकों ने उसको उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, इसीलिए ये पाश्चात्य विचारधारा और समीक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश होती। यद्यपि ये हमारे काव्य शास्त्र के नजदीक है, लेकिन ये स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए, या ये स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं होनी चाहिए कि शैली विज्ञान के आधार पर जो साहित्य चिंतन का वर्तमान स्वरूप है वह पाश्चात्य चिंतकों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं, स्वयं विद्यानिवास मिश्र ने भी अपनी पुस्तक में ये स्वीकार किया है। पढ़ते समय मुझे मिला कि आप अपनी बात को वो किस तरह से स्वीकार भी करते हैं कि मैं, उनका मानना ये है, जब स्वीकार उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि मैं उस साहित्य शास्त्र की बौद्धिक दृष्टि का आशंसक हूँ और मुझे, मतलब प्रशंसक हूँ, और मुझे पश्चिमी भाषा शास्त्रीय चिंतन में उस बौद्धिक दृष्टि का आभास मात्र मिलता है या दिखता है। मैं फिर से व्यक्त कर रही हूँ कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इसको स्वीकार किया है कि पश्चिमी चिंतन की देन है, और वे कहते हैं कि मैं उस साहित्य शास्त्र की बौद्धिक दृष्टि का प्रशंसक हूँ और मुझे पश्चिमी भाषा शास्त्रीय चिंतन में उस बौद्धिक दृष्टि का आभास मात्र दिखता है, पर पश्चिम का विचारक और शोधक अधिक अध्यावसायी और अधिक
जागरूक है उसने आभास मात्र से एक पूरा विज्ञान आकारित कर दिया है। ये कोटेशन फिर मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। इससे पहले मैंने ये कहा कि शैली विज्ञान के जो वर्तमान जो स्वरूप है, आज जिस रूप में हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें ये स्वीकार करने में जरा भी हमें संकोच या हिचक या झिझक नहीं होनी चाहिए कि शैली विज्ञान के आधार पर साहित्य चिंतन का जो वर्तमान स्वरूप है वो पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा ही निर्दिष्ट है, प्रस्तुत किया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे एक भारतीय आलोचक विद्यानिवास मिश्र ने ये स्वीकारा है। उनका कोटेशन इस संदर्भ में मैं उल्लेखनीय है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं उस साहित्य शास्त्र की बौद्धिक दृष्टि का प्रशंसक हूँ और मुझे पश्चिमी भाषा शास्त्रीय चिंतन में उस बौद्धिक दृष्टि का आभास मात्र दिखता है, पर पश्चिम का विचारक और शोधक अधिक अध्यवसायी और अधिक जागरूक है। उसने आभास मात्र से एक पूरा विज्ञान आकारित कर दिया है, पूरा विज्ञान आकारित कर दिया है। कोटेशन समाप्त। मिश्र जी का जो यह कथन है इस बात का प्रमाण है कि शैली विज्ञान जैसे साहित्य के वैज्ञानिक अनुशीलन की प्रविधि पर अधिक ध्यान पाश्चात्य विचारकों ने ही दिया है। शैली विज्ञान का इतिहास भी बतलाता है कि जो आंग्ल अमेरिकी जो नव्य आलोचना है और यूरोपीय पाठ केंद्रित जो अध्ययन है उसकी पीठिका इसी से तैयार की गई। शैली विज्ञान का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये बताता है हमको कि आंग्ल अमेरिकी नव्यालोचना और यूरोपीय पाठ केंद्रित, क्योंकि आगे हम लोग को पाठालोचन भी पढ़ना है, अध्ययन ने इसकी पीठिका प्रस्तुत कर दी। भाषा और साहित्य के जो अंतर संबंध पर आधारित इस अध्ययन को, भाषा के जो संबंधों पर आधारित इस अध्ययन को सबसे पहले याकोब्सन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा के काव्यफलक के प्रति जो बधिर भाषा वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं से उदासीन एवं भाषा वैज्ञानिक प्रणालियों से अपरिचित साहित्य शास्त्री दोनों ही समान रूप से अपने समय से बहुत पीछे हैं। ये सब लिंग्विस्टिक्स एक भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं और एक शाखा की तरफ पढ़ाई भी जाती है। यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये शाखा की तरफ पढ़ाई जाती है लिंग्विस्टिक्स। उसमें आप केवल भाषा विज्ञान में महारत हासिल कैसे है और कैसे ध्वनि विज्ञान है, क्या पद विज्ञान है, क्या वाक्य विज्ञान है, क्या शब्द विज्ञान है, क्या शैली विज्ञान है, इन सब पर वहां पे परिचर्चा होती है। तो याकोब्सन य परा की मात्रा, कपरों की मात्रा, आधा ब स दंत स, यानी आप छोटा सा जिसको कहते हैं, और न। याकोब्सन के शब्दों में भाषा के काव्यफलक के प्रति बधिर भाषा वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं से उदासीन एवं भाषा वैज्ञानिक प्रणालियों से अपरिचित साहित्य शास्त्री
दोनों ही समान रूप से अपने समय से बहुत पीछे हैं। याकोब्सन ये मानता है, स्वीकार करता है कि वह अपने समय से बहुत पीछे हैं। इस रूप में धारणाएं हमारे सामने आती हैं। प्राचीन भारतीय, मैम हाँ याकोब्सन बेटा, का कथन एक बार फिर से दोहरा दीजिए। याकोब्सन, ठीक है। मैं इसीलिए गलती ना हो, या परा की मात्रा, कपरों की मात्रा, आधा ब स, जिसको आप छोटा सा कहते हैं, मैम दंत उनका कहते हैं। कथन हाँ, कथन बोल रहे हैं, लिखना सही बेटा, नहीं तो नाम अगर तालब्य भी गलत हो जाता है ना, अगर गलत हो जाएगा फिर, इसीलिए हमने कहा उसको लिखो। फिर से मैं बोल रही हूँ, भाषा के काव्य फलन के प्रति, भाषा के काव्य फलन के प्रति बधिर भाषा वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं से उदासीन एवं भाषा वैज्ञानिक प्रणालियों से अपरिचित साहित्य शास्त्री दोनों ही समान रूप से अपने समय से बहुत पीछे हैं। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, भाषा के काव्य फलन के प्रति बधिर भाषा वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं से उदासीन एवं भाषा वैज्ञानिक प्रणालियों से अपरिचित साहित्य शास्त्री दोनों ही समान रूप से अपने समय से बहुत पीछे हैं। कोटेशन समाप्त। प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्र में रीति शब्द का वही अर्थ लिया जाता था जो कि स्टाइल का था। आप कहते थे ना, रीति शब्द का अर्थ है स्टाइल, पद्धति, तरीका, ढंग। जब भी हम लोग रीति काल पढ़ाते थे या रीति संप्रदाय पढ़ाते थे तो पहले उसके अर्थ को हम व्याख्यायित करते हैं। तो जो प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्र में रीति शब्द का हम जो अर्थ लेते थे वो स्टाइल के अर्थ में लेते थे। इसीलिए कुछ जो परंपरा प्रेमी विद्वान थे उन्होंने हिंदी में उसे रीति विज्ञान के नाम से संबोधित कर दिया। देखो, शैली विज्ञान नहीं कहा, उन्होंने रीति विज्ञान नाम देकर थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की। और वहां उन्होंने यह तर्क दिया कि शैली का प्रयोग हमारे यहाँ साहित्य से इतर विधाओं के संदर्भ में भी होता रहा है, जबकि रीति विशुद्ध रूपेण साहित्य से ही संबद्ध रहा है। अतः साहित्यिक विवेचन की इस प्रणाली को रीति विज्ञान कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। ये जो रीति विज्ञान के समर्थक हैं वो इस संदर्भ में कहते हैं। रीति शब्द का अर्थ आगे चलकर काफी सीमित हो गया, जबकि शैली शब्द अपने व्यापक अर्थ को लेकर चलता रहा है और आज इसे हिंदी आलोचना का एक बीज शब्द भी माना जा रहा है। एक विचारक के शब्दों में शैली का सामान्य अर्थ है साहित्यिक अभिव्यंजना की प्रवृत्ति। एक लाइन में है, उन्होंने कहा, एक आलोचक, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक आलोचक के शब्दों में शैली का जो सामान्य अर्थ उन्होंने लिया वो बहुत ही अच्छा अर्थ लिया और कहा कि साहित्यिक अभिव्यंजना की प्रविधि, साहित्यिक अभिव्यंजना की प्रविधि। तो शैली वैज्ञानिक जो आलोचना है ये पश्चिम के द्वारा प्रस्तुत की गई आलोचना की वह नवीन प्रणाली है जिसका लक्ष्य ही है कृति का पाठ अर्थात की भाषा। यह कृति को भाषिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करता है और उसी के आधार पर साहित्य की जो साहित्यिकता है और उसकी जो कलात्मकता है, इन सब को व्याख्यायित करने का, विवेचित करने का प्रयास भी आपके सामने चलता है।
रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की किताब से कोटेशन देके मैं इसको आगे चूंकि समय हो गया समाप्त करूंगी, फिर अगली क्लास में मैं इसको फिर अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगी। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार शैली विज्ञान भी साहित्य को समझने समझाने की एक दृष्टि है। आप नोट कर लीजिए, शैली विज्ञान भी साहित्य को समझने समझाने की एक दृष्टि है जो शैली के साक्ष्य पर एक और साहित्यिक कृति की संरचना और गठन पर प्रकाश डालती है, तो दूसरी ओर कृति का विश्लेषण करते हुए उसमें अंतर्निहित साहित्यिकता का उद्घाटन करती है। मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैं तेजी से बोल गई हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा है कि शैली विज्ञान भी साहित्य को समझने समझाने की एक दृष्टि है जो शैली के साक्ष्य पर एक और साहित्यिक कृति की संरचना स्ट्रक्चर, साहित्यिक कृति की संरचना, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें स्ट्रक्चर, और गठन यानी टेक्सचर, और गठन ब्रैकेट में लिख लो टेक्सचर समझने के लिए, पर प्रकाश डालती है। और दूसरी कृति का विश्लेषण करते हुए उसमें अंतर्निहित साहित्यिकता का उद्घाटन भी करती है। साहित्यिकता का उद्घाटन भी करती है। अब क्लियर है बेटा? यस मैम। जी मैम। अब मैं नेक्स्ट डे, हाँ अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत कुछ बताना है। जब समझ में आ रही ना बात मेरी आपको? जी मैम। यस मैम। चलो थैंक यू। ये अगली क्लास में मैं बताऊंगी कि शैली विज्ञान की